देखो बच्चों, आज आगे बढ़ते। एक्सरसाइज 13.2 ही चल रही है, प्रायिकता की चल रही है। और 13.3 तक ही है सिलेबस में। अब बाकी आगे की ख़त्म कर दी है प्रायिकता। और ये तीनों बड़े आसान है, इनमें से सवाल आएंगे तो यूँ ही कराओगे। वैसे बच्चे इनको थोड़ी कठिन लगती है, पर इतनी कठिन नहीं है। जो पढ़ता है उसके लिए तो बहुत आसान लगती हैं। अब आगे के सवाल, 6 से आगे के जो सवाल होंगे उनमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये पहले भी बताया था मैंने। स्वतंत्र घटनाएं जब होती हैं, जब दोनों घटनाओं की प्रायिकता का गुणनफल उनके इंटरसेक्शन के की प्रायिकता के बराबर होता है। अब सब सूत्र नंबर 2 लेता हूँ। अगर P A या B लिखा हुआ है, या अंग्रेजी में और लिखा हुआ है, तो या का मतलब, मैं तरकीब से ध्यान रखता हूँ, या का मतलब यूनियन। तो मैंने यूनियन लिखा। जब या कहीं होगा बीच में तो उसको यूनियन लिखेंगे। और यूनियन का फॉर्मूला ये हम पहले बता चुके हैं, ये है। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला, अगर ए नोट लिखा हुआ है, नोट हो या डैश लगा दें, बात एक ही है। ऐसे एक डैश लगा दें मैं, तो ये भी नोट का मतलब है। या ऐसे ऊपर बार खींच दें, एक डंडा खींच दें, तो नहीं को ख़त्म करने के लिए एक में से उसे घटा देंगे तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ऐसे हो जाएगा। और इसी का एक रूप ऐसा, अगर ए यूनियन बी के ऊपर नोट लगा हुआ है तो नोट हटाने के लिए फिर 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे। ऐसे ही पी भी 1 माइनस पी भी कर देंगे तो नोट हट जाएगी, यहाँ भी नोट हट जाएगी। पांचवा सूत्र, पी ए नहीं या बी नहीं। ए नहीं का मतलब ए नॉट, या का मतलब यूनियन ए नॉट, और बी नहीं तो बी नॉट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये दोनों पर नोट हो और इन्हें हम हटाएं तो यूनियन का उल्टा हो जाता है। भाई ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन हो जाता है और पूरे पर नोट लग जाती है। या एक ऊपर ऐसे डैश लगा दें तो उसका भी मतलब नोट है, तो बार ही लगा देते हैं हम ज़्यादातर। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ऐसा हो जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है और नोट पूरे पे लग जाती है। और यदि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है तो यूनियन बन जाता है और पूरे पे नोट लग जाता है। सातवां सूत्र, पी ए नहीं और बी नहीं, तो ए नहीं ए नोट, बी नहीं तो बी नोट। और जो होता है उसका मतलब है जहाँ भी और आएगा उसे इंटरसेक्शन लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन हमने लिखा। और ये पूरे को हटाएंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये और ऊपर वाला एक जैसा ही है, बस उल्टा हो गया। अब है अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं वो कहलाती हैं जो अलग अलग होती हैं, जिस पर एक घटना का दूसरे घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों अपनी अलग अलग होती हैं। यानी एक साथ एक साथ दो नहीं घट सकती। जैसे हमने कोई कॉइन उछाला तो या तो हेड आएगी या टेल आएगी, ऐसा नहीं हो सकता एक ही दो हेड आ जाए। तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं इन्हें। तो अपवर्जी घटनाएं उन्हें कहते हैं जिनमें इंटरसेक्शन यानी कॉमन की प्रायिकता कुछ भी नहीं, जीरो होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं ये। अब सवाल नंबर 7 लेते हैं। ये और वैसी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए इतना दिया है, पी ए यूनियन बी इतना दिया है, पी बी इतना दिया है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी घटना हमने बताया कि अपवर्जी घटना में पी इंटरसेक्शन भी जीरो होगा, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और पी इंटरसेक्शन को जीरो रख दिया हमने। और ये पी है पूरा, 1/p नहीं, पी है ये, क्योंकि पी घटना दी हुई है, पी वी की प्रायिकता पी दी हुई है,
स्मॉल पी, तो स्मॉल पी लिखा मैंने और पी को सरल करा तो 1/10 आ गया। तो ये हो गया। अगला इसी में दूसरा सवाल है, परस्पर स्वतंत्र हैं घटनाएं, और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनकी घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल उसकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर होना चाहिए। ये शुरू में ही बताया था मैंने। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ है, पी ये हमने अभी निकाल लिया। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पी ए और पी बी की गुणा कर दी, यहाँ पी ए की और पी बी की गुणा कर दी, तो पी ए तो 1/2 है और पी बी पी है तो p/2 हो गई ये इंटरसेक्शन। और हमें अब निकालना है यूनियन, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का फॉर्मूला हमने रख दिया, क्योंकि पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं ये। तो पी ए यूनियन बी हमने निकाला नहीं, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। और इसमें पी की वैल्यू जो जहाँ भी रखी जाएगी वो पी सरल करके 1/5 आ जाएगी। सातवां सवाल हो गया। आठवां सवाल लेते हैं। आठवें सवाल में मान लें और भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना हमने ये मान ली हैं, तो पी ए और पी बी दिया हुआ है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना। जब स्वतंत्र घटना मान लेंगे तो ये फॉर्मूला काम करेगा। और नंबर 1 पर स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी दोनों की प्रायिकता की गुणा हो जाएगी तो 0.12 आ गया। 0.3 में 0.4 की गुणा, 2 के बाद दशमलव लगेगा, ये हो गया। अब सेकंड में पी ए यूनियन बी निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है। और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसकी जगह हम पी ए गुणा पी बी लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी तो दिया नहीं है सवाल में, ये दिए कि घटना को स्वतंत्र मान लें। हम स्वतंत्र मान लें तो पी ए गुणा पी बी रख सकते हैं इतने की जगह, ये इतने की जगह हम इतना रख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। तो इसमें फिर वैल्यू रख दी, 0.4 + 0.4 माइनस 0.3 × 0.4, तो 0.47 में से ये दोनों जोड़ दिए और ये घटा दिया तो 0.58 आया। ऐसे घटाते हैं, 0.7 के आगे 0 बना लेंगे, दशमलव के ऊपर ही दशमलव आएगा, घटाएंगे तो इतना आएगा। घटाने बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। पी ए बी निकालना, जब बी घटना हो चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये ऐसे लिखते हैं, और फॉर्मूला हमने पहले ही बहुत पहले पढ़ाया है। पी बी इसमें रख दो, पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, शुरू में निकाल चुके, फर्स्ट में से रख दिया हमने। फोर्थ पी ए नीचे रख देना, बस ये आ जाएगा। अब 9वां सवाल, दी गई घटनाएं और भी ऐसी हैं जहां पी ए और पी बी इतना दिया है, पी ए इंटरसेक्शन भी इतना दिया है, तब पी ए नहीं और बी नहीं। तो पी ए नहीं बी नहीं, ए नहीं का नोट, बी नोट, और का मतलब इंटरसेक्शन। और ये हमने फॉर्मूला बताया है, जब ये नोट अलग हटाएंगे हम, एक पे पूरे पे लगाएंगे तो पी तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, ये सूत्र है। अब पूरे, ये नोट का मतलब पूरे पे लगा दो, तो पूरे पे लगा दिया हमने, और नोट को हटा में हम तो 1 - पी ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है पी ए + पी बी माइनस इतना, और इसमें सबकी वैल्यू रख दी जाएंगी तो 3/8 आएगा। 10वां सवाल, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना है तो फॉर्मूला स्वतंत्र घटना का ध्यान रखेंगे। पी ए पी बी दिया हुआ है, पी ए नहीं और बी नहीं दिया हुआ है, क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? तो ऊपर लिखने का, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटना है और फिर भी स्वतंत्र घटनाएं पूछ रहा है, तो देखते हैं।
ये चीज़ दी हुई है, ए नहीं और बी नहीं और का मतलब इंटरसेक्शन, तो इसको ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4 और पी, अरे जो नोट पूरे पे लगाएंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, पूरे पे लगाएंगे तो यूनियन हमने लिख दिया। 1 - पी, नोट को हटाएंगे, इस बार को हटाएंगे तो 1 में से इतना घटा देंगे, बार हट गया। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे ये। अब ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा इससे, ए इंटरसेक्शन बी इतना निकल के आ गया। अब हम देखेंगे कि पी ए पी बी की गुणा करके देखेंगे, 7/24 आया और वो 1/3 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू है, तो हम कहेंगे दोनों घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं है। जब बराबर नहीं आ रहा तो स्वतंत्र नहीं है। अगला 11वां सवाल लेते हैं। 11वें सवाल में दिया हुआ है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, तो स्वतंत्र घटना को हम ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है कि दोनों की गुणा हो जाती है। पर जहाँ पी ए दिया पी बी दिया है तो पी ए और बी निकालना है, और का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो फॉर्मूला ये हो गया, तो 0.18 आ गया। पी ए और बी नहीं, तो और का मतलब इंटरसेक्शन, तो ऐसे लिखेंगे, और पी ए गुणा पी बी डैश, और पी डैश को ऐसे लिखेंगे, पी ए गुणा 1 - पी बी, तो डैश खत्म हो जाएगी एक में से घटाने पर। इनकी वैल्यू रख दी तो इतना आ गया। अब पी ए या बी, या का मतलब यूनियन, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है, इसमें हमने रख दिया, ये मैंने दोबारा लाइन लिख दी है, चलो कोई बात नहीं। पी, इनकी वैल्यू रख दी तो 0.72 आ गया। अब पी ए और बी में कोई नहीं, इसका मतलब पी ए नोट, और का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी नोट, और पूरे पे बार लगाएंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, ऐसे फॉर्मूला है ये। अब 1 में से घटा देंगे तो बार ख़त्म हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है, सबकी वैल्यू रख देंगे, या ए यूनियन बी तो हम पहले निकाल चुके थे कहीं, ए यूनियन बी ये निकाल चुके, तो 7-2 रख देते यहीं, इतना हमने बवाल बनाने की जरूरत नहीं थी, यहीं रख देते 1 - 0.72, तो यही निकल के आ जाती 0.28, और मुझ पर ध्यान नहीं था तो मैं वहाँ तक ले गया। अगला सवाल 12वां सवाल, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो सवाल को अगर वैसे करूँ मैं, 3 पासे उछाले जा रहे हैं, तो 3 पासे उछाले जा रहे हैं, या एक पासा ही 3 बार उछाला जा रहा है, तो 6 × 6 × 6 यानी 216 आउटकम्स होंगे। तो सैंपल स्पेस तो 216 का बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले 2 का बनाया, और 2 से ही हम अनुमान लगा लेंगे कि 3 का बनाएंगे तो क्या होगा। तो हमने 2 का बना लिया, और 2 बार उछालने पर तो ये होती हैं 36, 2 बार उछालने पर 36 आउटकम्स होते हैं। तो यानी सम संख्या यहाँ आ रही है, 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6, ऐसे आ रही है। तो 3 बार अगर हम उछालें तो एक बार हम ये पूरे को 1 ही मानेंगे, और 1 के साथ 6 और आएंगे, इसके साथ भी 6 आएंगे, इसके साथ भी 6 आएंगे, इसके साथ भी 6, 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 इसके साथ भी 6 आएंगे। तो लेकिन हमें तो सम संख्या वाले लेने हैं, तो 2 2 2 के साथ 2 2 4 आ सके, 2 2 6 आ सके, 2 4 के साथ, इसके साथ भी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो 2 भी 4 भी 6 भी, इसके साथ 2 6 के साथ 2 और 4 2 4 6 आ सके, फिर इसके साथ 4 और 6 आ सके, इसके साथ 2 4 6 आ सके, इसके साथ 2 4 6 आ सके, इसके साथ 2 4 6 आ सके, तीसरा, और तीसरे पे इस पे भी 6 4 के साथ 6 4 2
6 4 4, 6 4 6 आ सके। इस तरीके से ये इतने आ सकती हैं सम संख्या। तो ये कितने हो गए? 27। 27 सम संख्या हो गई और टोटल 216 आउटकम्स होंगे जो लिखने संभव नहीं हैं। इसलिए 216 में केवल 27 सम संख्या आएंगी। तो हम, क्योंकि वो विषम, एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछता है तो हम सम आने की प्रायिकता निकालने में, तो सम आने की निकालने में तो सम आने की होगी 27/216, और कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता तो एक में से घटा दें इन्हें तो विषम आने की हो जाएगी। तो एक में से घटा दिया, काट दिया, तो इतना उत्तर आ गया। तो कितना आसान। बस आज इतने ही लेंगे। थैंक यू।